कितने दिन में आपको लगता है कि इसी शक्ल में होगा मध्य प्रदेश, हर जिला लगभग? मेरा प्रयास है कि जो छिंदवाड़ा में शुरुआत करी मैंने 12 साल पहले, 12-13 साल पहले, ये स्किल इंडिया का नारा तो 5 साल पुराना है। मेरा नारा स्किल छिंदवाड़ा था 12 साल पहले, 13 साल पहले। क्योंकि आज कोई शिक्षा प्राप्त करे, कोई स्किल सीखे, पर उसको रोजगार ना मिले, तो उस स्किल का क्या मतलब, उस शिक्षा का क्या मतलब। तो मैंने जब इस पर अध्ययन किया कि क्यों नहीं इन्हें रोजगार मिलता है, तो ये था कि ये आखिरी मील जो इनको भागना पड़ता है, ये उस आखिरी मील, रनिंग द लास्ट माइल, नहीं कर सकते। बहुत सारे 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, आपने अभी दिखाया नहीं कि जो ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल में 7वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास जो गड्ढे खोदते थे, मजदूरी करते थे, आज वो ड्राइवर बन जाते हैं। आपने अभी जेसीबी का देखा, आप जेसीबी की मशीन जाके खरीद सकते हैं, पर इसका ऑपरेटर कहाँ से मिलेगा। तो मैंने जेसीबी से कहा कि आप एक स्किल सेंटर लगाइए, वो अपनी मशीनें लाए। अब जब वो अपनी मशीनें बेचते हैं, साथ में ड्राइवर भी चला जाता है। मेरा लक्ष्य था कि केवल स्किलिंग या ट्रेनिंग नहीं करी जाए, इसमें कितनों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कितने मौके बने, ये सफलता का हमारा मेजरमेंट है। तो अब ये प्रयास है, अभी भी जो स्किल प्रोग्राम्स हैं मध्य प्रदेश में जो 5 साल से चल रहे हैं, जब से ये नारा हुआ स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, मैंने एक प्रश्न पूछा कि ये तो आपने कहा आपने 30,000, 40,000, 1 लाख लोगों को स्किल किया, कितनों को रोजगार मिला, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हुए। मैंने कहा कि मुझे आप उनका नाम बताइए, टेलीफोन नंबर बताइए, मैं कॉल सेंटर से पता चलाऊंगा कि इनको कितनों को रोजगार मिला। अगर इनको रोजगार नहीं मिला, आपने आंकड़े बनाने के लिए, आंकड़े सामने रखने के लिए ये आंकड़े बना लिए, ये स्किलिंग मैं नहीं चाहता। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम, जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश के सामने है वो है रोजगार की। हमारा पूरा आईना, हमारी पूरी नजर ये नौजवानों, ये नई पीढ़ी पर होनी पड़ेगी, क्योंकि यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर ये, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहा, तो किस प्रकार का निर्माण मध्य प्रदेश में होगा, ये चुनौती है हमारे सामने। इसीलिए पूरे स्किलिंग प्रोग्राम को मैं एक नया रूप देने का प्रयास कर रहा हूं। साथ साथ जब हम शिक्षा की बात करें, किस प्रकार की शिक्षा, आज हमारे शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है। शिक्षा तो हम स्कूल में प्राप्त कर लेते हैं, कॉलेज में प्राप्त कर लेते हैं, पर किस प्रकार की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। आज कोई कहेगा मैं बीई सिविल इंजीनियरिंग में हूं, पर जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्या वो दोषी है या हमारी शिक्षा दोषी है? हमारे जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है, ये अगर उस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ, उस प्रकार का नहीं हुआ कि वह रोजगार प्राप्त करे, बीई सिविल लिखेगा। मैं एक उदाहरण के रूप में एक बताना चाहता हूं कि पहले तो मैं छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहता था। किसी ने कहा BEIT, बहुत सारी ऐसी जो इन्फोसिस है, HCL है, और ये खुले रूप से मैं कह रहा हूं, विप्रो है, मैं इनकी मदद करता था अमेरिका के साथ। इनके जो लोग वहाँ काम करते थे, वीज़ा की बात थी। एक दिन मैंने कहा आप छिंदवाड़ा के बच्चों को यहाँ रखिए। उन्होंने कहा हम 5,000 लोगों को रोजगार देते हैं हर साल। तो जब शुरुआत करी, मैंने 100 एप्लीकेशन भेजी, 100 की 100 इन्होंने रिजेक्ट कर दी, पर उन्होंने लिख के भेजा क्यों रिजेक्ट करी। तो मुझे समझ आई बात कि वो क्यों रिजेक्ट होती है। मैंने कई कंपनियों से कहा कि आप, उन्होंने मुझे कोटा बताया कि हम 100 लोग हर साल रखेंगे। 2 साल चला, तीसरे साल में मैंने उन्हें बुलाया और कहा कि आपने तो खाली 20 लोग रखे।
ये 10 महीने पहले की बात है। उन्हें क्या कहा, मैं लाया हूं उसका इंटरव्यू का पेपर। उसके इंटरव्यू में पहला प्रश्न था कि आप अपना रेज्यूमे लिखिए। वो अपना रेज्यूमे नहीं लिख पाया, किस काम का है हमारा, और वो कह रहा है कि मैं BEIT हूं। तो इस प्रकार की शिक्षा, केवल शिक्षा के नाम पर शिक्षा हुए, ये बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। कैसे हम शिक्षा में सुधार लाएं? ये मध्य प्रदेश में जो स्टैंडर्ड हमारी शिक्षा का है, आज हमारे दक्षिण भारत के जो बच्चे हैं, जो वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उनकी शिक्षा का स्टैंडर्ड और हमारी मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। क्यों? ये हमें शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षा का स्टैंडर्ड नहीं सुधारेंगे, इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। उसको सर्टिफिकेट मिल गया और उसकी पीड़ा समझिए। गांव में किसान है, उसका बाप कृषि परिवार से आता है, उसने कहा मैं कॉलेज जा रहा हूं। कोई गया, सागर गया, इंदौर गया, पढ़ लिख के आ गया, पर जब वह रोजगार नहीं मिलता, वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज गांव के नहीं रहे, शहर के नहीं रहे। तो ये तो एक बड़ा दोष हो गया। हम दोषी हैं इसमें कि हमने उसको गांव लायक नहीं रखा, शहर लायक नहीं रखा, और हमें हर दृष्टि से इसे देखना पड़ेगा। आज खेती में हमें एक क्रांति लानी है। कौन सी क्रांति? रोजगार की क्रांति, कि जो कृषि परिवार से जुड़ा है उसको कैसे हम कृषि परिवार से जोड़े रखें। जो आज पजामा और धोती का किसान है, हमें उसे पैंट और कमीज का किसान बनाना है। ये हमारे सामने चुनौती है, ये हमें बनाना पड़ेगा। और ये तभी बनेगा जब हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, कि वो केवल शहर की तरफ ना देखे, गांव की तरफ भी देखे, अपने खेत की तरफ देखे, और वो पैंट, जीन, शर्ट, टी शर्ट वाला किसान होए। ये हमारा लक्ष्य होना पड़ेगा। सर, आपने अभी रोजगार की बात की, तो क्या यही वजह है कि आपने ये तय कर दिया कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा तो 70% युवाओं को देगा, MP के युवाओं को मौका देगा? ये बहुत बड़ी शिकायत है कि जो नए उद्योग खुलते हैं, नया निवेश आता है, ये बाहर के लोग, अन्य राज्यों के लोग को रोजगार मिल जाता है। अन्य प्रदेशों को देखें, जब मैंने कहा 70% मध्य प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा, इसका हम कानून ला रहे हैं, मुझे कई प्रदेशों ने आलोचना करी, वहाँ के मेरे पार्टी के लोगों ने आलोचना करी। तो मैंने कहा कि बंगाल में क्या नियम है, तमिलनाडु में क्या नियम है, वो जो प्रोटेक्शन देते हैं वो कहते हैं एक पेपर आपका हमारी भाषा में होगा। तो अब कौन सा मध्य प्रदेश वाला जाएगा? वो तो तमिल जानता नहीं, वो तो बंगाली जानता नहीं। तो जो हिंदी भाषी प्रदेश है उनको इससे असर पड़ता है, पर बाकी जो राज्य हैं, आज कोई जाए गुजरात में, उनका नियम है कि आपको गुजरात में एक पेपर पास करना पड़ेगा गुजराती में। अपना मध्य प्रदेश का कोई जाके कैसे उसको रोजगार मिलेगा? वो तो गुजराती जानता नहीं, तो वो तो वंचित रहा। पर कोई गुजरात से आ गया, उसको खुली छूट। तो इसको बंद करने के लिए मैंने ये तय किया था। सर, पिछली सरकार ने बहुत अनाउंसमेंट किए कि उन्होंने कई सारी इन्वेस्टर समिट की, कई जगह की, विदेश तक गए। वैसा निवेश आप अभी CM हैं, आपको दिखता है? देखिए, अंत में निवेश जो है, मैं हमेशा कहता हूं, निवेश, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट, निवेश डिमांड नहीं किया जा सकता, इसको अट्रैक्ट करना पड़ता है। जब तक लोगों को प्रदेश पर विश्वास ना हो, तब तक कोई निवेश लगाने वाला। और ये विश्वास प्रदेश पर तभी होता है जब उसकी पूरी प्रदेश के प्रशासन पर, उसके नेतृत्व पर, उसके पूरे सिस्टम्स पर उसे विश्वास होए। तो मेरा प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश को
मध्य प्रदेश को पूरे देश में सबसे ज्यादा विश्वासी प्रदेश बनाएं। ये कैसे होगा? कोई आता है निवेश लगाने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बड़ी कंपनी 1000 करोड़ रुपए की, तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा हम यहाँ एक बड़ा उद्योग लगाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी सहायता मिलेगी हमें? मैंने कहा जो आपको दूसरे प्रदेशों में 2 साल में समय लगता है, मैं आपका 6 महीने में करके बताऊंगा। तो 1.5 साल आपका बचेगा। जो 1.5 साल का नफा होगा, आपको 1.5 साल का नफा होगा, ये भी आप जोड़ लीजिए। तो आपको हमारे से ये दौड़, कौन पहले करेगा काम, ये दौड़ में हम आपसे आगे रहेंगे। ये एक विश्वास की बात है। अभी मैं बंबई गया था, मैंने जो भाग ले रहे थे उनसे पूछा, मैंने कहा मैं आपकी शिकायतों और आपकी निराशा सुनने आया हूं, मैं भाषण देने नहीं आया। कौन सी शिकायत है आपकी? तो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कहा नहीं, हमें अब मध्य प्रदेश पर विश्वास है। ये इन्वेस्टमेंट समिट कर ले, ये इन्वेस्टमेंट समिट कर ले, अखबारों में आ जाए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। 50,000 रुपए का क्या, 5,000 करोड़ का नहीं आया। पिछले सालों में कितने नए उद्योग लगे और कितने उद्योग बंद हो गए। मध्य प्रदेश में कितने उद्योग बंद हो गए, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उद्योग क्यों बंद होते हैं? प्रशासन, सरकार इनकी क्या मदद कर सकती है जो बंद होने जा रहे हैं? तो रोजगार तो छोड़िए, जिनका रोजगार था वो बेरोजगार हो गए। तो इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और निवेश नीति, एक ऐसी निवेश नीति हम बनाएं जो गारमेंट बनाता है उसके लिए भी वही निवेश नीति, जो सीमेंट बनाता है उसके लिए भी वही निवेश नीति, जो आईटी करता है उसके लिए भी वो निवेश नीति। ये कैसे चलेगी बात? तो हर सेक्टर की हमें अलग निवेश नीति बनानी पड़ेगी, हर सेक्टर की अलग निवेश नीति, कि सबकी आवश्यकताएं अलग है। इस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। अब तो मैंने सबको कहा है कि देखिए हमारी निवेश नीति अपनी जगह है, पर हम तो बैठ के आपसे चर्चा करेंगे आप कितने लोगों को रोजगार देंगे। अगर आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो और आप 100 लोगों को रोजगार देते हैं, आपका स्वागत है। पर जो 100 करोड़ लगा रहा है और 500 लोगों को रोजगार देता है, उससे तो ज्यादा हमें फायदा होगा। तो ये हम आधारित कर रहे हैं रोजगार पर। दूसरी चीज, जो हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, कैपिटल सब्सिडी हम देते हैं, मैं इसमें शर्त लगाने जा रहा हूं कि जो हम आपको कैपिटल सब्सिडी देंगे, जो आपने पूंजी लगाई, ये जो पूंजी का हम 50 करोड़ 100 करोड़ देते हैं, आप हमें अंडरटेकिंग दीजिए कि ये कैपिटल सब्सिडी आप प्रदेश में ही इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने प्लांट की एक्सपेंशन के लिए, तभी मामला होगा। हमने तो आपको दे दी, आपने जेब में रखी और कहीं और आपने काम शुरू कर लिया। तो इसको कैसे हम लोकलाइज करें? तो एक नई दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। क्या होता है विदेशों में, जर्मनी में, अमेरिका में, सब जो इनको फैसिलिटी मिलती है, जो निवेश की इन्वेस्टमेंट नीति होती है, ये बाय नेगोशिएशन होती है, चर्चा करके। वो कहता है मैं ऐसा करूंगा, हम कहेंगे आपने जमीन सस्ती दी, आपको किसी को सस्ती जमीन मिल गई, किसी को सस्ती बिजली मिल गई। हम कहेंगे आपको सस्ती बिजली हम दे रहे हैं, कहता मेरा बिजली का खर्चा तो बहुत कम है कि मेरा उद्योग ही ऐसा है। तो उसको क्या फायदा सस्ती बिजली का? तो हमें देखना है कि हम उनको सस्ती बिजली दें जिनको बिजली का थोड़ा उपयोग है। तो इसीलिए हर सेक्टर के लिए हमें एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। सर, एक और अभियान चला रही गवर्नमेंट आपकी, पहले होता था जरूर लेकिन त्योहारों के वक्त होता था, मिलावटखोरों के खिलाफ आप एजेंडे की तरह चला रहे हैं उसे, बिल्कुल हड़कंप है उसमें। बिल्कुल, कि हम इसे मिलावट फ्री, मिलावट मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। दूध में मिलावट, अभी मैंने यहाँ आने के पहले मैं हर जिले की कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। मैंने कहा ये भोपाल, इंदौर
में ये मुहिम चल पड़े, पर हमारे ज़िलों में भी चलेगा ये। हमें इसमें किसी को परेशान भी नहीं करना। कई मुझे शिकायतें आई हैं पिछले 2-3 दिन में कि हमें परेशान किया जा रहा है। एक सिस्टम है, हम मानते हैं कि अपने देश में एक सिस्टम है कि जैसे हमारा हलवाई होता है, अब हम कहें हलवाई शुद्ध मिठाई नहीं बना रहा, शुद्ध और मिलावट में अंतर है। ये जब आया था, जब हमने ये फूड का मैं कानून का नाम भूल गया, FSSAI, उस वक़्त मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हमारे जो छोटे ढाबे हैं उन पर हम किस प्रकार का लागू करेंगे। तो इसमें हमें मिलावट से हमारा मुकाबला है, और हर जिले में, ये पूरे देश भर में ये मिलावट है, हर चीज में। घी में देखिए, दूध में तो आ गई सामने बातें, हर चीज में मिलावट। और मिलावट का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज आपने ली खाने का, आपने चिप्स का एक पैकेट लिया और चिप्स है 5 साल पुराना, ये भी तो मिलावट है। इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये हम कानून बनाएंगे कि मध्य प्रदेश में वही चीज बिकेगी जिसकी एक सीमा हो, समय सीमा हो। वो खुद ही तय करें समय सीमा क्या है कि वह शुद्ध रहे। तो ये एक, मैं सोचता हूं, बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे पब्लिक के लिए है। इसमें से बहुत सारे लोग नाखुश होंगे कि ये तो हम परेशान हो रहे हैं, हमें ये टारगेट बनाया जा रहा है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट मिलावट है। ये साल भर चलती रहेगी मुहिम सर? ये कंटिन्यूसली चलेगी, और हो सकता है कि कईयों को इससे परेशानी हो। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर जरूर हम एक्शन लेंगे। हम नहीं चाहते किसी को परेशान किया जाए, किसी के साथ अन्याय हो। और अगर ऐसा मुहिम चलाते हैं, स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसमें शिकायत करेंगे कि उनको परेशान किया गया। हमें परेशान करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम चाहते हैं लोग ये अपने आप इसको अपनाएं कि हम इसे मिलावट मुक्त प्रदेश बनाएं। सर, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कश्मीर से ये 370 अनुच्छेद हटा दिया, इसको लेके आपका स्टैंड क्या है? देखिए, बात स्पष्ट है। 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये टेम्परेरी है। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसकी क्या टाइमिंग हुई, इससे क्या आतंकवाद आने वाला समय बताएगा, क्या घटा है, इसमें क्या पाकिस्तान से हमारे संबंध बढ़े हैं, अच्छे रहे होंगे। अपना देश तनाव से नहीं चल सकता, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तनाव की शुरुआत होए, किसी प्रकार का तनाव होए, जातियों में होए, धर्म में होए, भाषाओं में होए। 40 साल पहले कितना तनाव हुआ था हिंदी को लेके तमिलनाडु में, कितने लोग मरे थे। अपना देश तनाव से नहीं चल सकता। तो ये आगे आने वाला समय बताएगा कि जब किस लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इसका क्या परिणाम होता है। अगर कश्मीर में विकास होने लगे, कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलने लगे, तब तो हम कहेंगे ये सही था। और कश्मीर हमेशा हमारे लिए एक समस्या बना रहा। अब हम ये कहेंगे ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैं पढ़ रहा था मुख्यमंत्री भावी ये अपने शिवराज सिंह जी का, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये देन है। अब ये ऐसी बात करना, उन्होंने तो अपराधी तक क्या दिया था अपराधी। अब शिवराज जी आजकल पता नहीं किस बात पर बुकलाए हुए हैं, और ये जो शब्द निकल रहे हैं उनसे, उनको खुद शोभा नहीं देते। 13 साल मुख्यमंत्री रहे। ये कह देना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपराधी हैं, ये इसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। सर, कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कहते थे सरकार चलेगी नहीं, सरकार बहुत कम दिन की है। कुछ ने कहा लूली लंगड़ी सरकार है आपकी गवर्नमेंट के बारे में। अभी डिवीजन भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। आपने उनके 2 MLA तोड़ लिए, वो तो अब उसके बाद से बयान आने बंद हो गए उनके।
देखिए, इनको अपने आप को भी तसल्ली देनी है। ये पहले दिन से कहते थे सरकार नहीं चलनी, ये लंगड़ी सरकार है। शुरुआत हुई, अध्यक्ष का, स्पीकर का चुनाव हुआ, इन्होंने अपना कैंडिडेट लगाया, और जब चुनाव का समय आया ये भाग गए। तो कहते थे हम जीतेंगे, स्पीकर हमारा बनेगा। तब उपाध्यक्ष का चुनाव आया। उपाध्यक्ष का चुनाव आया, परंपरा तो यह है कि उपाध्यक्ष विरोधी दल को जाता है, प्रतिपक्ष को जाता है, पर क्योंकि इन्होंने स्पीकर का मैं अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, मैंने कहा मैं उपाध्यक्ष में खड़ा करूंगा। इसमें भी ये भाग गए, मौका मिला, कहते कि हमारी बहुमत है। उसके बाद ये लगातार कहते रहे। तो मैंने कहा एक दफे ये बात साबित कर दी जाए, ये बात साबित कर दी जाए, एक दफा वोट हो जाए कि ये रोज कहते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि कई दिनों से ये चुप है, नहीं कह रहे, कई दिनों से ये चुप है। तो इनके मुंह बंद करने का एक ही तरीका था कि वोट कराओ, वोट कराओ, आपके पास बहुमत है, साबित कर दो। पर ये बयानबाजी से आप किसको तसल्ली, अपने आप को तसल्ली, अपना मनोबल बने, इनके काडर का, इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। तो ये मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार 5 साल की है, 5 साल के बाद अगले 5 साल की है, और ये जितने भी कोशिश कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, ये सफल नहीं होने वाले। प्रलोभन देंगे हमारे विधायकों को, पर कांग्रेस के विधायक और जो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। सर, एमपी के युवाओं के लिए क्या आपका, सीएम आप बड़े विजनरी लीडर के तौर पर पहचाने जाते हैं, क्या आपका मैसेज है, क्या इत्मीनान कराना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें? मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा आप स्कूल और कॉलेज में प्राप्त करते हैं, पर ज्ञान आप जिंदगी भर प्राप्त करते हैं। मैं आज तक ज्ञान प्राप्त करता हूं, तो ज्ञान की खोज, ज्ञान की भूख होनी चाहिए। 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, ज्ञान सीमित था। अब इतनी सुविधाएं आ गई हैं, और ये किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, हमारे स्किलिंग का हो, ट्रेनिंग का हो, ये भी ज्ञान है, शिक्षा नहीं है, ये ज्ञान है। तो शिक्षा और ज्ञान में ये अंतर है। शिक्षा स्कूल और कॉलेज में, ज्ञान जिंदगी भर हम इसकी खोज में, और हमें ज्ञान की भूख हमेशा रहनी चाहिए। सर, आपके आने के पहले हमने मध्य प्रदेश के उन अलग अलग इलाकों से बहुत मुश्किल में पड़े हुए लोगों की कहानियां दिखाई, और वो जो बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया। आपने वक्त निकाला, सीएम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि उन्हें हम आपके जरिए हम सम्मानित करना चाहते हैं, और जो हमारे सहयोगी हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बेहद शुक्रिया। आप आए, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, लेकिन आपसे अनुरोध है कुछ वक्त और हमारे साथ मंच पर बने रहे। और अब वक्त है उनका, उनके सम्मान का, जो धूल में पले हैं, फूलों से खिले हैं। और मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ इंदौर के प्रदीप सिंह को। आपसे अनुरोध है प्रदीप जी, आप मंच पर आए। उनके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे अगले अतिथि हर्षल चौधरी के भाई अंसल चौधरी। हर्षल चौधरी नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके बिहाफ पे उनके भाई यहां पर आकर सम्मान ग्रहण करें। और अगले सम्मान के लिए आयुषी जैन को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। चूंकि वो नहीं है, तो उनके बिहाफ पर उनके भाई सतीश जैन मंच पर आए। अब अनुरोध करती हूँ अंशुल चौधरी मंच पर आए। तो
जो कठिनाइयों से थके नहीं, मुश्किलों से हारे नहीं और आज अपना मुकाम बनाया है, उनके सम्मान का यह अवसर है। अंशुल चौधरी मंच पर आए जी। मंडला से आने वाली आयुषी जैन के भाई सतीश जैन, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आए। उनके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं सागर के रहने वाले आयुष्मान से। इसके साथ ही मैं मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूं इंदौर की रहने वाली रोहिणी से। रोहिणी, अनुरोध है आप मंच पर आए।